बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने तमाम क्वेश्चन बीआरएस के बोर्ड पे इंडिविजुअली करवाए हैं। आप लोग उम्मीद है देख रहे होंगे मेरी वीडियोस और आपको क्वेश्चंस की समझ भी आ रही होगी। जिन स्टूडेंट्स को बीआरएस का आइडिया नहीं है या उन्हें पता नहीं है बीआरएस के चैप्टर में हमने करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे बनती है, तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी बेसिक की वीडियो देखें जिसमें मैंने कंप्लीट जो है वो इंट्रो बताया हुआ है कि बीआरएस स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो आज जो है वो अब मैं यही चीज़ अज्यूम करके आपको करवा रहा हूँ कि जो है वो आपको ये चीज़ें आती हैं। इसीलिए काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं इन क्वेश्चंस में। आसान चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिपीट होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो रही है उन्हें जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं आ रहा होगा। और मैं भी यही अज्यूम करके इस ये वाले अगले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका हुआ है। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मेथड का थोड़ा सा इशू आएगा। कुछ जो है वो एडलेस के मेथड से करते हैं, कुछ सिंपल डेबिट क्रेडिट के मेथड से करते हैं। तो मैं आपको जो सिंपल वे मेरी नज़र में है वो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली करवाता हूँ। मैं क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने एंड पर एडलेस करके करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 12। एक बुक का बैलेंस दिया होगा, दूसरी बुक का हमें निकालना है। स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन देखिएगा, लिखा हुआ जी द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर्स ऑन 31 जनवरी 2015 वाज 19,370। तो ओपनिंग बैलेंस जो कैश बुक का जो बैलेंस है 31 जनवरी वाले दिन का वो उसने हमें बताया हुआ। और क्वेश्चन की लास्ट में जो है ना, लास्ट लाइन जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ कि प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पर हम बीआरएस स्टेटमेंट के लिए हेडिंग देंगे। बिजनेस का जो नेम है वो है असलम ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आप बिज़नेस का नेम लिखें, उसके बाद आप स्टेटमेंट का नाम लिखें और नंबर 3 पर आप लिखेंगे एज ऑन, इसका जो टाइम पीरियड है 31 जनवरी। तो एज ऑन 31 जनवरी 2015। यहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ कर लें इसकी। एक तरफ आप अमाउंट का कॉलम डालेंगे, फिर नेक्स्ट डेबिट और क्रेडिट, फाइनल वन इज डिटेल्स। देखिएगा ज़रा फर्स्ट में चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखना है क्वेश्चन में जो कि लिखा हुआ है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक। जब भी बैलेंस का वर्ड आएगा इससे मुराद नॉर्मल बैलेंस है, तो कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। डेबिट करें 19,370 रुपये से। सॉरी, हाँ यही अमाउंट है 19,370 रुपये। अब आ जाएँ क्वेश्चन के पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2820 का चेक था, इशू किया था टू अ क्रेडिटर एंड एंटर इन कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपने यहाँ पर करना क्या, वर्किंग से आपको मैं हर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो कैश बुक या पासबुक में आपस में रिकॉर्डिंग हो रही होती है या मिसिंग होती है। तो कहता है जी चेक इशू किया। चेक हम इशू करते हैं, यानी कस्टमर चेक इशू करता है। और चेक जब भी इशू होता है हमेशा बैंक अकाउंट कम होता है, कम करने के लिए इशू होता है। तो 2,820 रुपये का चेक था, इशू किया तो कैश बुक कम कर दी। कैश बुक कम हुई तो यहाँ पर डिक्रीज का रूल लगेगा, यानी क्रेडिट होगी। अब अगर कैश बुक कम हुई है तो उसूलन पासबुक भी कम होनी चाहिए 2,820 से, यानी कि डेबिट होनी चाहिए। लेकिन कहता क्या है यहाँ पर, टू अ क्रेडिटर एंटर्ड द कैश बुक बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये चेक पेमेंट के लिए नहीं गया। ये चेक हमने इशू किसको किया था, क्रेडिटर को। क्रेडिटर किनको कहते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, हमने उन्हें चेक काट कर दिया, वो चेक जो है वो बैंक में लेकर ही नहीं गए। अगर लेकर जाएं तो वो क्या करेंगे, बैंक उनको पैसे निकाल कर दे देगा, लेकिन वो ये चेक अभी तक बैंक में लेकर नहीं गए। अब इसका मतलब है मैंने चेक इशू कर दिया, मैं अपनी कैश बुक को कम कर लूँगा, बैंक में ये चेक पहुंचा ही नहीं है, इसका मतलब है बैंक में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो अगर रिकॉर्डिंग होती तो 28-20 से पासबुक कम होती, डेबिट होती, जो कि नहीं हुई। तो ये चीज़ चूँकि मिस है, तो जो भी मिसिंग चीज़ें होती हैं, आइटम्स होती हैं, वो हम BRS में लिखते हैं। तो 28-20 से यहाँ पर मैं इसको डेबिट करूँगा और इसके सामने स्टेटमेंट क्या आएगी जी, ये कौन सा चेक था, अनप्रेजेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है अ चेक फॉर ₹1750 रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सल लिमिटेड एंड पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर। चेक 1750 रुपये का रिसीव हुआ मुझे। ठीक है, वो चेक और किससे रिसीव हुआ, यूनिवर्सल लिमिटेड से। मैंने यूनिवर्सल लिमिटेड एक कंपनी है, उससे पैसे लेने होंगे, उन्होंने मुझे 1750 का चेक दिया और वो चेक मैंने
पेड इनटू का जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब होता है जमा करवाना, डिपॉजिट करवाना, ठीक है। वो चेक मैंने बैंक में अपनी तरफ से जाके जमा करवा दिया, बाद में पता लगा उस कंपनी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बैंक वालों ने वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया, उस चेक को बैंक ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया और बैंक ने उस चेक को डिसऑनर किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ही बैंक बताएगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे कोई नहीं आ रहे क्योंकि उनके अकाउंट में नहीं थे, लिहाजा मैंने अपनी कैश बुक को वापस कम कर लेना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 1750 रुपये से मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ किया होगा, डेबिट किया होगा, ठीक है। लेकिन जब बैंक मुझे इन्फॉर्म करेगा कि ये चेक जो है वो आपका जमा नहीं हुआ, तो मैंने उस चेक को डिसऑनर करने का मतलब है बैंक ने वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया या बैंक अदर पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो चेक जो है वो डिसऑनर अगर हो गया, तो जितने से मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ किया हुआ है उतने से ही मैंने अपनी कैश बुक को डिक्रीज़ करना है, जो कि मैंने नहीं किया होगा, यानी डिसऑनर की एंट्री मैंने नहीं डाली। तो 1750 रुपये से मुझे रिवर्स ट्रीटमेंट करना था, कैश बुक को क्रेडिट करना था चेक डिसऑनर होने की वजह से, जो कि मैंने नहीं किया। लिहाजा इस पॉइंट को मैं BRS में लिखूंगा, जो भी मिसिंग पॉइंट्स होते हैं वो BRS में आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिसऑनर चेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ जी, एन आउट स्टेशन चेक अमाउंटेड टू ₹575 एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक बट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। आउट स्टेशन चेक, आउट ऑफ सिटी से हम कह सकते हैं चेक आया था 575 रुपये का, एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में मैंने उसको पोस्ट कर लिया। और किस तरह से पोस्ट किया, क्या समझ कर पोस्ट किया, लिखा हुआ है एज पेड इनटू बैंक, ये चेक मैं बैंक में जमा करवा चुका हूँ या मैं करवाने लगा हूँ। तो अगर इसका मतलब है मैंने इसको डिपॉजिट चेक की सेंस में लिया, मैंने ये कहा कि चेक मुझे कहीं से आया, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाना ही करवाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैश बुक अपनी बढ़ा दूँ और डेबिट कर दूँ, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हो बट हैज़ नॉट बिन कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन ये चेक बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक वालों के पास पहुंचा ही नहीं है। इट मीन्स कि ये चेक भूल गया हूँगा, अपने एंड पर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होगी, लेकिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाना मैं अगर भूल गया हूँ, ओमिट कर गया हूँ, तो इट मीन्स कि बैंक वालों को पता ही नहीं है इस बात का। अगर बैंक को पता होता तो बैंक 575 से इंक्रीज़ करता मेरे अकाउंट को, और इंक्रीज़ करने का मतलब है पासबुक को वो क्रेडिट करता, क्योंकि पासबुक की जो इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। लेकिन चूंकि पता ही नहीं है, लिहाजा ये चेक बैंक में चूंकि पहुंचा ही नहीं है, लिहाजा ये चीज़ मिस है पासबुक में, तो 575 से मैंने इसको यहाँ पर क्रेडिट करना है। जो भी मिसिंग आइटम्स होती हैं वो BRS में आती हैं, और इसके लिए मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा जी, ओमिटेड चेक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लिखा बैंक चार्जेस ₹25 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है वो कैश बुक में नहीं लिखे हुए, इसका मतलब है पासबुक वालों ने, बैंक वालों ने 25 रुपये अपने बैंक चार्जेस की वजह से काटे और मेरे अकाउंट से डिडक्ट करने की वजह से पासबुक को कम किया। पासबुक जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। पासबुक अगर कम हुई हुई है तो कैश बुक को भी कम होना चाहिए, 25 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए, कैश बुक की डिक्रीज क्रेडिट होती है। लेकिन कहता है एज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो 25 से क्रेडिट होनी थी अमाउंट, कैश बुक में नहीं हुई हुई, यहाँ पर आप शो करेंगे और इधर नरेशन लिखेंगे बैंक चार्जेस। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट नंबर 4 किया जी। 25 रुपीज़ से बैंक चार्जेस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हुए थे। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है देखिएगा, लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज किए हुए थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भेजा है कस्टमर के अकाउंट में, हराम भेजा है कस्टमर के अकाउंट में। इंटरेस्ट को हम डेफिनेटली अच्छे सेंस में नहीं लेते, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको पता है। तो 300 रुपया जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो जो है वो कस्टमर के अकाउंट में आया है, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में जो है वो लिखा गया। तो इसका मतलब है 300 से पासबुक इंक्रीज़ हुई है, और इंक्रीज़ होने का मतलब है क्रेडिट हुई है, क्योंकि पासबुक जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर इट मीन्स के कस्टमर को नहीं पता, अगर उसको पता होता तो वो भी 300 से कैश बुक को इंक्रीज़ करता, यानी कि डेबिट करता, तो उसने यहाँ पर अपने एंड पे रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। तो 300 से हम फिर डेबिट करेंगे और स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट received but not recorded in कैश बुक। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन की वैल्यूज़ थी। अब हमने फाइनली इनको जो है वो इनका टोटल कर लेना है। इसमें जो डेबिट वाली वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं फिर से, तो ये अमाउंट डेबिट की है, ये अमाउंट डेबिट की है और ये थर्ड अमाउंट डेबिट की है। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको डेबिट की मिलेंगी और ये वाली 3 वैल्यूज़ आपको सेंटर वाली क्रेडिट की मिलेंगी। तो पहले डेबिट वाले का टोटल कर लेते हैं।
वो कितनी आ रही हैं वैल्यूज़, तो मेरे पास है जी 19370 प्लस 2820 प्लस 300। तो जो टोटल डेबिट साइड की वैल्यूज़ का आ रहा है वो 422,490 आ रहा है डेबिट वाला, ठीक है। और क्रेडिट को अगर देखें तो 1750 प्लस 575 प्लस 25 दैट इज़ 2350 ऑफ क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस की वैल्यू है। इसमें से आपने लेस कर देना 22,490 को, तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ 20,140। ऊपर डेबिट है तो नीचे आपने क्रेडिट करना है 20,140 क्रेडिट, और क्योंकि ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट करेंगे। अगर ऊपर क्रेडिट की वैल्यू होती तो नीचे डेबिट करते। क्रेडिट ऊपर कौन सी बुक आपने लिखी, कैश बुक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी पासबुक। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो नॉर्मल बैलेंस होता है, जैसा कि यहाँ से रूल से हमें पता लग रहा है। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखें कैश बुक का ये बैलेंस था, पासबुक का ये बैलेंस था, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे इन रीजंस की वजह से जो कि हमने बीआरएस में आइडेंटिफाई किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 13 की डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।